दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे एरोगेंट इंसान है। ऐसा मैं नहीं, बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और फिल्म स्टूडियोज कहते हैं। संदीप रेड्डी वांगा उन्हें पब्लिकली ट्विटर पर कॉल आउट करते हैं। एक बड़ा डायरेक्टर बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस को एक खुंदक से भरी हुई बिल्ली बुलाता है। कल की 2898 जो 1000 करोड़ कमाती है, उसका प्रोडक्शन हाउस दीपिका को बोलता है कि वो फिल्म को वो कमिटमेंट नहीं दे रही हैं जो ऐसी फिल्म को चाहिए। यानी दीपिका चाहे कितनी भी बड़ी एक्ट्रेस हो, वो है ही नहीं वर्थ इट उस फिल्म के लिए। और ये तो अभी की बात है। 2010 में पब्लिकली अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉन्डम ब्रांड एंडोर्स करने की सलाह देती है दीपिका पादुकोण। रणबीर कपूर endorse a condom brand. उन्हें अनप्रोफेशनल बुलाया जाता है जब रेस 2 के शूट को 6 दिन के अंदर वो छोड़कर चली जाती हैं। रणबीर कपूर के नाम का टैटू बनवाती हैं। दुनिया भर में उनकी बुराई करती हैं। 2015 के वोग के एक वीडियो में फीचर होके ये कहती हैं, To have sex before marriage. To have sex outside of marriage. To not have sex. My choice. इनफैक्ट नेशनल टेलीविजन पर ये कह के And so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And in my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. अपने पति को पूरे देश के सामने एक मजाक बनवाती हैं। पर सबके बावजूद दीपिका पादुकोण जिन मूवीज का पार्ट है, उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10,000 करोड़ से ज्यादा है। एक समय पर वो एक साथ 4 सिनेमैटिक यूनिवर्सेस का पार्ट होने वाली अकेली इंडियन एक्टर थी। जब पूरी दुनिया उन्हें एरोगेंट बोल रही थी, स्पिरिट और कल्कि से उन्हें निकाल दिया गया था, तब मुंह तोड़ जवाब में सिर्फ किंग और एटली की मूवी साइन नहीं करती, एक पब्लिक इंटरव्यू में जाकर सारे मेल स्टार्स को एक्सपोज तक करती हैं। A lot of male superstars in the Indian film industry have been working for 8 hours for years, and it's never made headlines. So why should it be any different for women? I don't know. लुई विटॉन की फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस, बॉलीवुड में 18 साल का करियर जहां 30 के बाद एक्ट्रेसेस को रिप्लेस कर दिया जाता है। दीपिका आज 40 साल की उम्र में भी सिर्फ लीडिंग रोल्स कर रही हैं। 500-600 करोड़ की मूवीज उनको अब एक्साइटिंग नहीं लगती है। हर 2-3 साल में वो कुछ ना कुछ ऐसा करती आई है जिससे उनका करियर तो कब का खत्म हो जाना चाहिए था। फिर चाहे जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसी भद्दी न्यूज छापी हो, तो अपनी रिस्पेक्ट के लिए उनके साथ एक पूरी युद्ध करना, करियर के पीक पर अपने डिप्रेशन को रिवील करना हो, छपाक के रिलीज के 3 दिन पहले जेएनयू जाकर अपने आप को एक नेशनल इशू बनाना हो। अपनी एक्टिंग से ज्यादा कंट्रोवर्सीज के लिए जानी जाती हैं दीपिका पादुकोण, बट फिर भी हर बार वो पहले से भी ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस बन के कैसे सामने आती हैं? या तो वो उतनी लकी हैं, या उनके इंडस्ट्री में इतने कलेक्शंस हैं, या फिर दीपिका पादुकोण की एरोगेंस के पीछे एक ऐसा सिस्टम है जो 18 साल से उनको बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बना के रखे हुए है। ये नॉर्मल नहीं है। हिस्ट्री में शायद ही कोई और बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिसने ये किया है। तो फिर कैसे इतने एरोगेंस के बाद, इतनी कंट्रोवर्सीज, ड्रामा के बावजूद दीपिका पादुकोण आज भी रेलेवेंट है? ये समझने के लिए समझना होगा कि दीपिका ने कैसे बॉलीवुड के उस सिस्टम को हराया जिसके सामने उनका जीतना लगभग नामुमकिन था। हाउ दीपिका एस्केप्ड द बॉलीवुड एक्ट्रेस ग्रेवयार्ड। 9 नवंबर 2007 को दिवाली वीकेंड को 2 डेब्यू फिल्में रिलीज होती हैं। एक थी सावरिया, डायरेक्टेड बाय द ग्रेट संजय लीला बंसाली, द मैन बिहाइंड ब्लैक, देवदास, जिसको को प्रोड्यूस करा था सोनी पिक्चर्स ने, मेकिंग इट द फर्स्ट इंडियन फिल्म एवर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ हॉलीवुड स्टूडियो। लीड में थी सोनम कपूर, अनिल कपूर की बेटी, बोर्न इनटू वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बॉलीवुड फैमिली। सामने लीड एक्टर रणबीर कपूर, राज कपूर के पोते, ऋषि कपूर के बेटे, बॉलीवुड की रॉयल फैमिली
कोहली के वारिस। 45 करोड़ का बजट था, अनहर्ड ऑफ एट दैट टाइम। पूरी इंडस्ट्री मान की बैठी थी कि ये फिल्म बॉलीवुड की अगली जनरेशन को लॉन्च करने वाली है। दूसरी फिल्म थी ओम शांति ओम, जिसकी लीड एक्ट्रेस थी 21 साल की एक लड़की फ्रॉम बैंगलोर, जो 2 साल पहले एक ज्वेलरी मॉडल थी एट अ क्लास टॉट बाय अ डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक्स। अब इस डिजाइनर को लगा कि इस लड़की में कुछ बात है, वो उसको ऐश्वर्या राय से कंपेयर करता है एंड उसको साइन करवाता है टू द मैट्रिक्स टैलेंट एजेंसी। रॉड्रिक्स ने उस लड़की को पहले मलाइका अरोड़ा से मिलवाया, जिन्होंने उसके बारे में फराह खान को बताया। फराह खान जो उस समय ढूंढ रही थी अपनी नई फिल्म के लिए एक नया फेस। एंड जब उन्होंने उस मॉडल की फोटो किंगफिशर के कैलेंडर शूट में देखी तो बिना किसी स्क्रीन टेस्ट के दीपिका पादुकोण को कास्ट कर लिया जाता है फॉर हर डेब्यू फिल्म ऑपोजिट शाहरुख खान। तुम्हें शायद पता हो बट दीपिका को इंडस्ट्री में कोई खास कनेक्शन से एंट्री नहीं मिली थी। उनके पिता तो बैडमिंटन चैंपियन थे, दीपिका को तो ढंग से हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी। ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण की पूरी परफॉर्मेंस वाज डब्ड बाय द वॉइस आर्टिस्ट मोना घोष शेट्टी, जिन्होंने बाय द वे कोई पैसे नहीं लिए थे उस रोल के लिए। फराह खान तो सालों बाद आके बोली भी कि दीपिका को वो सिर्फ इसीलिए कास्ट कर पाई क्योंकि उनकी पिक्चर में शाहरुख खान थे। मतलब साफ था कि बिना शाहरुख के नाम के कोई भी ऐसी फिल्म में पैसा नहीं लगाता जिसकी लीड एक्ट्रेस बैंगलोर से आई हुई एक किंगफिशर मॉडल हो। पर 9 नवंबर को जब ये दोनों फिल्में एक साथ रिलीज होती हैं, तो कहानी बदल जाती है। ओम शांति ओम कमाती है 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड, बनती है 2007 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एंड वो दूसरी पिक्चर संजय लीला भंसाली की एपिक कपूर डायनेस्टी का लॉन्च कमाती है बस 22 करोड़ अपने 45 करोड़ के बजट के सामने। डिजास्टर। एंड दीपिका और सोनम की लड़ाई सिर्फ इस क्लैश से कहीं ज्यादा आगे तक जाती है, जिसकी बात मैं अभी कुछ देर में करूंगा भी। बट ऑन पेपर अभी तो दीपिका जीत गई एंड पहली फिल्म से उन्होंने कंपटीशन को बुरी तरह हरा दे दिया था। बट बॉलीवुड ऐसे काम करता नहीं है। ओम शांति ओम की सक्सेस के लिए क्रेडिट दीपिका को नहीं, शाहरुख खान और फराह खान को मिला। दीपिका तो बस एक लकी न्यू कमर थी, एक सुंदर नया फेस जिसको देश के सबसे बड़े स्टार ने अपनी फिल्म में जगह दी थी। और क्योंकि लोगों ने भले ही दीपिका की तारीफ करी हो बट दीपिका थी तो इंडस्ट्री में आउटसाइडर ही। इसका प्रूफ भी है, दीपिका और सोनम कपूर की लड़ाई बहुत बार पब्लिक हुई है। कॉफी विद करण के सीजन 3 में जब ये दोनों साथ आए तो सोनम ने बोला कि She did a great job hanging on to him for so long. इम्प्लाइंग कि उन दोनों का रिलेशनशिप एक कैलकुलेटेड मूव था। या फिर अगले सीजन में जब उन्होंने दीपिका को उनकी ओवर एंथुसियास्टिक पीआर टीम के लिए शेम करा। या फिर 2014 में जब पूरा बॉलीवुड दीपिका को उनकी टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ लड़ाई में सपोर्ट कर रहा था तो सोनम कपूर अकेली थी जिन्होंने दीपिका को सपोर्ट करने से मना कर दिया। एक बढ़िया बैकहैंडेड कमेंट भी मारा दीपिका को। Well, as long as women stop objectifying themselves, people will stop objectifying them. ये कॉन्टेक्स्ट दीपिका के बारे में लोग भूल जाते हैं कि राइट फ्रॉम द मोमेंट शी वॉक्ड इनटू द इंडस्ट्री उनको बोला जा रहा था कि आप यहाँ बिलोंग नहीं करते। एंड ये प्रूव भी हुआ जब ओम शांति ओम के बाद 2008 से 2011 के बीच में उनकी अगली 10 फिल्मों में से 7 फ्लॉप थी। एंड जो फिल्में हिट हुई भी जैसे हाउसफुल या लव आजकल, उनका क्रेडिट भी मेल एक्टर्स को गया। दीपिका को तो लगातार वही रिव्यू मिल रहे थे जो हर फॉरगेटेबल बॉलीवुड हीरोइन को मिलते हैं, सुंदर हैं बट एक्टिंग या एक्सप्रेशन नहीं है। ये वो जोन था जब ज्यादातर एक्ट्रेसेस, इवन सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस के करियर्स खत्म हो जाते हैं। बहुत एग्जांपल्स हैं, जैसे आसिफ जो आमिर खान के ऑपोजिट गजनी में डेब्यू करती हैं, फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म टू क्रॉस 100 करोड़ इन इंडिया। दीपिका से हर महीने में बेहतर डेब्यू था उनका, बट 7 साल में वो एक्टिंग ही छोड़ देती हैं। जेनेलिया डिसूजा जो बॉलीवुड को जाने तू या जाने ना का एक आइकॉनिक कल्चरल मूवमेंट इंडियन यूथ के लिए देती हैं, बट विद इन अ फ्यू इयर्स उनका करियर भी फेड ऑफ हो जाता है। ईशा देओल, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी की बेटी, उनका करियर सिर्फ 6 साल का था और बहुत नाम है उनकी राइवल सोनम कपूर, उनके पहले की एक्ट्रेसेस लाइक बिपाशा बासु, रिमी सेन, लारा दत्ता, प्रीति जिंटा, बहुत नाम है। ये सब बुरी एक्ट्रेसेस नहीं है जिनके स्कैंडल से करियर खत्म हो गए। इनके पास कमर्शियल सक्सेस थी, कुछ तो नेपोटिज्म से आए थे, उन्होंने वो सब किया जो बॉलीवुड चाहता था। एंड दीपिका भी एग्जैक्ट उसी सिस्टम के दलदल में गिरती जा रही थी। पैटर्न कह रहा था कि दीपिका करियर भी बस खत्म होने वाला है, बट द पैटर्न डिड नॉट अकाउंट फॉर कॉकटेल। 2011 में प्रोड्यूसर दिनेश बिजान ऑफर करते हैं दीपिका को एक मूवी और मूवी के साथ एक चॉइस, या तो वो मूवी में मीरा का रोल प्ले कर सकती हैं, एक ट्रेडिशनल इंडियन लड़की
लड़की, सेफ, संस्कारी, द काइंड ऑफ रोल एनी एक्ट्रेस वुड टेक, या फिर वो वेरोनिका का रोल कर सकती हैं, एक इम्पल्सिव, डैमेज्ड, मेसी पार्टी गर्ल का रोल। सारा लॉजिक बोलता था कि मीरा का रोल चुनो क्योंकि वेरोनिका तो कैरेक्टर ही ऐसा है जिसको एग्जाम्पल बनाकर हीरो फिर बाद में मीरा के कैरेक्टर को चुनता है। बट दीपिका चोज वेरोनिका। उन्होंने बताया बाद में कि कैसे इम्तियाज अली जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी उनको कॉल करके बोलते हैं कि स्क्रिप्ट दोबारा पढ़ो वेरोनिका के माइंड से, एंड शी डिड। कॉकटेल ने वर्ल्ड वाइड 125 करोड़ कमाए, बट ये नंबर असली कहानी नहीं बताता क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर करियर दीपिका पादुकोण की फिल्म सिर्फ उनकी थी। उसकी सक्सेस का क्रेडिट उनका था, ना कि किसी मेल स्टार का। उनकी परफॉर्मेंस को दुनिया भर का प्रेज मिला। दीपिका खुद उस रोल को अपने करियर का टर्निंग पॉइंट बुलाती हैं, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम कि उनका क्रेडिट कोई और नहीं छीन सकता था। और फिर आता है 2013। दीपिका इस साल 4 फिल्में करती हैं। रेस 2 कंट्रोवर्शियल कहानी उसकी भी है, बट मूवी हिट थी। ये जवानी है दीवानी ब्लॉकबस्टर 320 करोड़ कमाए। चेन्नई एक्सप्रेस ब्लॉकबस्टर 425 करोड़ रुपए कमाती है, जिसने बॉलीवुड के ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। रामलीला एक और हिट 207 करोड़ कमाती है और उनको उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिलवाती है। 4 फिल्में, चारों हिट। बॉलीवुड के इतिहास में किसी एक्ट्रेस ने आज तक इस लेवल का सक्सेस नहीं देखा था सिर्फ 1 साल में। एंड वी हैव टू रिमेंबर कि जब दीपिका ये सब कर रही थी तो उनके अराउंड रिप्लेसमेंट साइकिल और तेज बढ़ रहा था। कटरीना कैफ अपने कमर्शियल पीक पर थी, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट इंडस्ट्री में आ गए थे, कंगना रनौत ने 3 नेशनल अवार्ड जीत लिए थे। बट इवन देन कटरीना जो 5 साल तक वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनकी अगली मूवी की कोई न्यूज नहीं है। प्रियंका चोपड़ा जो आर्ग्यूबली बिगेस्ट इंडियन एक्ट्रेस हैं, ग्लोबली उनकी लास्ट बॉलीवुड फिल्म 2019 में थी। ये सब दीपिका से ज्यादा कनेक्टेड थे, कुछ तो ज्यादा क्रिटिकली अक्लेम्ड भी थे, एंड बॉलीवुड ने उन सब को रिप्लेस कर दिया है। इस पर मैं आगे आऊंगा, बट एक्सेप्ट दीपिका। 2013 के बाद दीपिका ने शाहरुख खान के साथ 3 फिल्में कर चुकी हैं, टोटल 6। रणबीर कपूर केप्ट कमिंग बैक टू स्टार विद हर। रणबीर सिंह, प्रभास, अल्लू अर्जुन, दीपिका वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर प्रोड्यूसर्स ऑपोजिट द बिगेस्ट इंडियन स्टार्स। सो द क्वेश्चन फॉर द वीडियो जो था कि क्या दीपिका एरोगेंट है, उसका जवाब क्या है शायद हम सबको पता है। हमने इंट्रो के एग्जांपल से थोड़ा एस्टैब्लिश भी कर दिया है, एंड अभी डिटेल में बात करेंगे भी। बट द मेन क्वेश्चन इज कि उनकी एरोगेंस से दीपिका ने बॉलीवुड के सिस्टम को, जो डिजाइन है टू रिप्लेस वुमेन एवरी 7 to 10 ईयर, जैसे दीपिका से ज्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस तक को रिप्लेस कर दिया है, वो दीपिका को क्यों रिप्लेस नहीं कर पाया? एंड इस सवाल के जवाब की शुरुआत होती है 2013 से, क्योंकि इस साल के बाद दीपिका के एरोगेंस ने उनका एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो इवेंचुअली बॉलीवुड के, इंडिया में बनी फिल्मों के ऑलमोस्ट हर सिस्टम से लड़ने की ताकत रखता है। दिस इज हाउ दीपिका पादुकोण कंट्रोल्ड द सिस्टम। दीपिका पादुकोण ने 2013 में तो प्रूव कर दिया था कि वो बॉलीवुड के सिस्टम को सरवाइव कर सकती हैं, लेकिन सरवाइव करना और सिस्टम को चेंज कर देना 2 अलग चीजें हैं। एंड वो डिफरेंस सामने आता है जब दीपिका 4 बड़े डिसीजंस देती हैं। स्टार्टिंग में 2014 में जब दीपिका ने वो किया जो उनसे पहले किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने नहीं किया था। दीपिका ने दुनिया के सबसे बड़े इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर से युद्ध कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश करा एक ऐसा जूम्ड इन फोटोग्राफ ऑफ दीपिका's क्लीवेज किसी फिल्म इवेंट से, एंड ऐसा ये न्यूज़पेपर या इंडियन मीडिया पहली बार नहीं कर रही थी। यूजुअली एक्ट्रेसेस उसको इग्नोर करती थी, किसी पब्लिसिस्ट से लिखवाई हुई एक पीआर स्टेटमेंट देती थी या बस चुपचाप पुराने होने का वेट करती थी। पर दीपिका ने उसके अगेंस्ट ट्वीट करा, एंड बिकॉज शी वाज द फर्स्ट वन टू डू इट, एवरी पब्लिक फिगर इन इंडिया को एक साइड पिक करनी पड़ती है। एसआरके ने, प्रियंका ने, आलिया भट्ट ने उनको सपोर्ट किया, बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, फिल्म दुनिया के बाहर के जर्नलिस्ट ने उनको सपोर्ट किया। बट सोनम कपूर, दीपिका के राइवल, ने पहले तो उनको अपना फ्रेंड मानने से मना किया। No, I never said that she's a friend of mine, but okay. और फिर उनको एक इनडायरेक्ट एडवाइस भी दी। Well, as long as women stop objectifying themselves, people will stop objectifying them. इस लड़ाई के जवाब में टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनको अक्यूज किया कि वो बस अपनी फिल्म के रिलीज के पास प्रमोशन के लिए ये कर रही हैं। दीपिका को लेकिन इसका बहुत फायदा हुआ। सिर्फ 1 हफ्ते में वो बन गई द फेस ऑफ विमेन फाइटिंग बैक इन इंडिया, जहां उनकी सबसे बड़ी राइवल पब्लिकली उनके अगेंस्ट थी। दीपिका की ब्रांड वैल्यू इस लड़ाई से गिरी नहीं, बढ़ गई, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक न्यूज़पेपर से नहीं थी। ये लड़ाई थी दीपिका को एक फाइटर के रूप में पोजीशन करने की। वो ऑलरेडी 4 हिट्स देकर आ रही थी, इंडिया की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, उनके पास मैक्सिमम लेवरेज था, एंड ये लड़ाई तभी हुई जब पूरी इंडस्ट्री उनको ना बैक करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। एंड ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस लड़ाई के सिर्फ 4 महीने बाद दीपिका अपना अगला बड़ा डिसीजन लेती हैं। जनवरी 2015 में दीपिका नेशनल टेलीविजन पर जाकर पूरे देश को बताती हैं कि उन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन है। बाद में एक और इंटरव्यू में वो ये भी कहती हैं that there were days when I just did not want to live anymore. There were days where I just wanted to be in bed, just sleep, not wake up.
बॉलीवुड की दुनिया में ये बातें करना शुड किल योर करियर, क्योंकि क्यों ही कोई डायरेक्टर कास्ट करना चाहेगा एक ऐसे एक्टर को जो शायद एक इंटेंस शूट शेड्यूल को हैंडल न कर पाए। ब्रांड्स क्यों ही एक ऐसे एक्टर के साथ एसोसिएट होना चाहेंगे जिसको ऑडियंस डैमेज देखती हो। पब्लिक पर्सोना का अनस्पोकन रूल है दैट यू नीड टू प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ एट ऑल टाइम्स। कहीं वीक दिखे तो तुम्हारी रिप्लेसमेंट की उल्टी गिनती गिननी शुरू हो जाती है। कंगना रनौत के साथ भी यही हुआ, उन्होंने भी मेंटल हेल्थ की बात करी, 3 नेशनल अवार्ड्स है उनके पास, बट आज वो एक पॉलिटिशियन है। बट कंगना के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो ये बातें कर रही थी बॉलीवुड के अगेंस्ट लड़ती हुई। वो कॉम्बेटिव एंड फ्रेजाइल दोनों थी। दीपिका ने जब ये बात करी तो वो किसी से लड़ नहीं रही थी। दीपिका अपने आप को डिफेंड नहीं कर रही थी, वो तो ये इन्फॉर्मेशन वॉलंटियर कर रही थी एक ऐसे टाइम पर जब उनके पास पाने के लिए कुछ था नहीं। एंड शायद इसीलिए इंस्टेड ऑफ हार्मिंग हर, उनका इससे फायदा हुआ। दीपिका इसके बाद लॉन्च करती है द लिव लव लाफ फाउंडेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उनको क्रिस्टल अवार्ड दिया। टाइम मैगजीन ने उनको दुनिया के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में रखा। उनका ब्रांड वैल्यू $100 मिलियन के ऊपर चला गया। एंड उनके इन 2 डिसीजंस के बाद दीपिका पादुकोण के खिलाफ कुछ बोलने का मतलब था एक ऐसे इंसान को क्रिटिसाइज करना जिसने मेंटल हेल्थ के लिए आवाज उठाई, जिसने औरतों की लड़ाई के लिए आवाज उठाई। एंड ये दीपिका का पैटर्न बनने लगा। बट पैटर्न हर बार सही से रिपीट नहीं होता, जो दिखा उनके अगले बड़े डिसीजन से। मार्च 2015 में डिप्रेशन रिवील करने के सिर्फ 2 महीने बाद दीपिका का पहला गलत बड़ा डिसीजन सामने आता है। वो इंडिया रिलीज करती है एक आर्टिस्टिक शॉर्ट फिल्म कॉल्ड माई चॉइस। अब कहने को तो ये एक मैनिफेस्टो था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बात भी पते की थी, My body, my mind, my choice. बस एक लाइन थोड़ी गलत हो गई। To have sex before marriage. To have sex outside of marriage. To not have sex. My choice. एंड रातों रात दीपिका की इमेज बदल गई, उनका मजाक उड़ाया गया, उनके खिलाफ कैंपेन्स हुए। एंड प्रॉब्लम सिर्फ एक लाइन की नहीं थी, प्रॉब्लम सडनली दीपिका की क्रेडिबिलिटी की थी, क्योंकि वो लोग जो पिछले 2 डिसीजन सपोर्ट कर रहे थे, अब सडनली उनके दिमाग में आया कि इस वीडियो की तरह बाकी सारी चीजें भी फेक तो नहीं है, या फिर यही दीपिका का असली फेस तो नहीं है। टोन डेफ, प्रीची, समाज से डिस्कनेक्टेड, मे बी जो फेमिनिस्ट मारियो 2-4 महीने पहले दिखी थी वो बस सच में एक परफॉर्मेंस था। ये सब तो शायद तुमको ऑलरेडी पता भी होगा, बट व्हाट यू डोंट नो इज कि दीपिका ने इन सब सवालों का जवाब कैसे दिया। कुछ नहीं करके, एरोगेंस दिखाकर, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, माफी नहीं मांगी, एक इंटरव्यू नहीं दिया, बस इसके बारे में बात करना बंद कर दिया। कंट्रोवर्सी से नाम हुआ एंड उसकी हवा को बहने दिया। ये याद रखना, क्योंकि दीपिका अभी और गलत डिसीजन में इसको फिर से यूज करने वाली है बार बार। एंड उनका अगला बुरा डिसीजन लगभग 5 साल बाद आता है। इन 5 सालों में दीपिका की रेलेवेंस और बढ़ती है। हिट मूवीज लाइक हैप्पी न्यू ईयर, पीकू, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, इवन हॉलीवुड में विन डीजल के साथ उनका डेब्यू। बट उनकी रेलेवेंस का असली टेस्ट आता है 2020 में, जब दीपिका की अगली फिल्म रिलीज होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। फिल्म का नाम था छपाक, एक बायोग्राफिकल ड्रामा अबाउट एन एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी शर्मा। इस फिल्म को दीपिका ने को प्रोड्यूस करा था, मतलब उनके खुद के पैसे लगे थे। एंड फिल्म के रिलीज से ठीक 3 दिन पहले वो GNU में एक पब्लिक अपीयरेंस देती हैं, जहाँ कुछ दिन पहले स्टूडेंट्स को अटैक किया गया था बाय मास्क मैन ड्यूरिंग एंटी-CAA प्रोटेस्ट। वो कोई इंटरव्यू नहीं देती हैं, बस चुपचाप 15 मिनट खड़ी होती हैं, 2-4 फोटोज खिंचवाकर चली जाती हैं। एंड इस 15 मिनट की अपीयरेंस का रिजल्ट कुछ ऐसा होता है। उनको पता भी नहीं था वो कहाँ जा रही हैं। आई कैन गारंटी कि दीपिका को पता ही नहीं होगा कि क्यों, क्या वहाँ की पॉलिटिक्स क्या है। छपाक एक फिल्म जो थी अबाउट द करेज ऑफ एन एसिड अटैक सर्वाइवर डूब जाती है पॉलिटिकल नॉइज में। फिल्म के डायरेक्टर मेघना गुलजार सालों बाद आके बोलती भी हैं, इट डिड मेक अ डेंट ऑन द फिल्म बिकॉज द कन्वर्सेशन वेंट फ्रॉम एसिड वायलेंस टू समवेयर एल्स। बॉक्स ऑफिस पर छपाक कमाती है 34 करोड़ फ्रॉम 3550 करोड़ का बजट, बट फॉर अ दीपिका पादुकोण फिल्म जो कंसिस्टेंटली 400-500 करोड़ की मूवीज देती आ रही थी, फॉर हर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड मूवी इट वाज अ डिसअपॉइंटमेंट, अ डिजास्टर, अ कमर्शियल फेलियर। TOA डिप्रेशन वाले इंसिडेंट से अलग ये प्रोबेबली करा गया था फिल्म को पब्लिसिटी देने के लिए, बट फिल्म नहीं इसका प्राइस पे करा। मेघना गुलजार ने प्राइस पे करा एसिड अटैक सर्वाइवर, जिनकी स्टोरी फिल्म दिखाना चाहती थी, उन्होंने प्राइस पे करा। बट दीपिका की एरोगेंस, उनका टेम्पलेट फिर से सामने आया। इस बार भी वो चुप हो गए। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई PR कैंपेन नहीं, आर्ट और पॉलिटिक्स को अलग रखो ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं, कुछ भी नहीं। बट थिंग्स वर अबाउट टू गेट मच वर्स। दिसंबर 2021 में 83 रिलीज होती है। इसको भी दीपिका ने को प्रोड्यूस करा था। उनका रोल फिल्म में छोटा था, फिल्म क्रिटिकली अक्लेम्ड भी थी, बट कोविड में रिलीज हुई तो 200 करोड़ के बजट में सिर्फ 107 करोड़ कमा पाई। एक और फाइनेंशियल लॉस। फरवरी 2022 में उनकी अगली फिल्म गहराइयां आती है। क्रिटिकल प्रेज मिलता है, बट डायरेक्ट टू OTT रिलीज था तो लोगों ने देखी ही नहीं। 100 करोड़ दिए थे Amazon ने इस मूवी के लिए, बट कुछ फायदा नहीं हुआ। जैन 2020 से अर्ली 2022 तक कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा अच्छा नहीं जा रहा था उनका। एक पॉलिटिकली सैबोटेज फिल्म, पैंडेमिक डिस्ट्रॉयड फाइनेंशियल लॉस ऑन अनदर फिल्म, एंड अ स्ट्रीमिंग रिलीज दैट डिड नॉट ब्रेक थ्रू। 3 प्रोजेक्ट
0 कमर्शियल विंस। जिस ग्रेवयार्ड की हम बात कर रहे थे शुरुआत में, लग रहा था दीपिका उसका हिस्सा बनने वाली है। दिसंबर 2022 में बेशरम रंग रिलीज होता है एंड इंस्टेंटली उनकी सैफरॉन बिकनी एक नेशनल इशू भी बन जाती है। पुतले जलाए जाते हैं, बॉयकॉट पठान ट्रेंड करता है, फिर से एक आउटरीच होता है। बट अब तक तो पैटर्न तुम भी समझ कर होंगे। हर बार जब शोर तेज हुआ, उससे ज्यादा तेज था दीपिका का साइलेंस, एंड हर बार जब दीपिका चुप रही तो उनकी ब्रांड इमेज बढ़ी ही है। पठान का एग्जांपल ले लो, उन्होंने आउटरीच से कुछ चेंज नहीं किया। फिल्म डे 1 पर 57 करोड़ कमाती है, 1000 करोड़ कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बनती है। बॉयकॉट ड्रामा हंगामा वाज जस्ट फ्री मार्केटिंग फॉर अस। ये साइलेंस दीपिका 2015 वाली माई चॉइस वीडियो के बाद से प्रैक्टिस करती आ रही थी, एंड इस 7 साल के सिस्टम ने उनको सिर्फ कंट्रोवर्सी से सर्वाइव नहीं करवाया है। दैट सिस्टम, दैट साइलेंस, दैट एरोगेंस मेड दीपिका इररिप्लेसेबल इन बॉलीवुड। जनवरी 2023 में जब पठान रिलीज हुई थी तो इट चेंज द गेम फॉर एवरी एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। फिल्म भले ही शाहरुख खान का कमबैक हो, बट दीपिका की वैल्यू फिल्म में कम नहीं थी। एंड पठान के बाद दीपिका जवान में भी थी, जो फिर से 1000 करोड़ कमाती है एक ही साल में, दूसरी 1000 करोड़ वाली पिक्चर। एंड सडनली दीपिका वाज द ओनली इंडियन एक्टर, नॉट एक्ट्रेस, एक्टर जो एक साथ 4 सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट थी। बट दिस इज व्हाट मेक्स दीपिका पादुकोण's पोजीशन ट्रूली अनप्रेसिडेंटेड। नॉट ओनली उनकी सक्सेस, इट्स द फैक्ट दैट शी इज बिकमिंग समथिंग द इंडस्ट्री हैज नेवर हैड बिफोर इन एन एक्ट्रेस, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेट मी एक्सप्लेन। जब भी इंडस्ट्री को, चाहे बॉलीवुड हो या साउथ की कोई इंडस्ट्री, कोई 300-400 करोड़ की फिल्म बनानी हो, तो उनको चाहिए एक एक्ट्रेस जो गारंटी करती है एक सर्टेन ओपनिंग फ्लोर, समवन जो कि मूवी की मेल स्टार की ऑडियंस रिजेक्ट नहीं करेगी, समवन जिसने सर्वाइव किए हैं इन अ पब्लिक क्राइसिस, कि अगला वाला मूवी की रिलीज को टैंक नहीं करेगा। एंड द नंबर ऑफ एक्ट्रेसेस दैट फिट इन दिस क्राइटेरिया फॉर द लास्ट 10 years हैज बीन एग्जैक्टली 1। बाकी एग्जांपल्स देख लो, आलिया भट्ट आर्गुएबली दीपिका से बेटर एक्ट्रेस, बट गंगूबाई के अलावा उनके रिसेंट प्रोजेक्ट उतना डिलीवर नहीं करते हैं कि लोग सिर्फ उनके नाम पर 300 करोड़ की बेट लगा दे। कटरीना कैफ थी 10 साल तक टॉप एक्ट्रेस, बॉक्स ऑफिस नंबर्स थे, ब्रांड डील्स थी, विकी कौशल से शादी हुई, कंट्रोवर्सीज उन्होंने भी देखी है। उनका पर्सनल नैरेटिव ऑडियंस को पसंद भी था, बट इस वीडियो को बनाते टाइम तक उनकी अगली रिलीज का पता नहीं है। कोई पूछ नहीं रहा है वो कहां गई, बस इंडस्ट्री ने चुपचाप उनसे मूव ऑन कर दिया। प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल चली गई, बट उनका लास्ट बॉलीवुड मूवी 2019 में आया था। अब तो वाराणसी में वो आएंगी, बट दैट इज बिकॉज ऑफ राजामौली's ड्रीम ऑफ हैविंग अ ग्लोबल इंडियन नेम एंड हैविंग अ ग्लोबल इंडियन फिल्म इंडियन मार्केट में। बट प्रियंका चोपड़ा के लिए वेट नहीं करा, उनको रिप्लेस करके मूव ऑन कब का कर चुके हैं। कंगना रनौत वाज अ क्रिटिकल डार्लिंग, क्रिटिकल पावर हाउस, अब वो पॉलिटिशियन है। मोस्ट अवॉर्डेड एक्ट्रेस ऑफ अवर जनरेशन अब सोलो फिल्मों के बजट से कवर नहीं कर पाती। या फिर श्रद्धा कपूर, हु गेव बॉलीवुड इट्स बिगेस्ट फीमेल लेड हिट एवर विद स्ट्रीट 2, बट एक मेगा हिट इज नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर। वो दीपिका है क्योंकि उन्होंने वो बार बार किया है, 2013 में, 2015 में, 2018, 2023, 2024 एंड पोटेंशियली 2026 में विद किंग। इसीलिए वो बार बार बड़े स्टार्स के साथ पेयर होती हैं। शाहरुख खान को भी शौक नहीं है दीपिका के साथ काम करने का, वो उनके साथ बार बार पेयर इसीलिए करते हैं क्योंकि दीपिका और शाहरुख की जोड़ी प्रूवन बॉक्स ऑफिस सक्सेस है। प्रभास के साथ मूवी, अल्लू अर्जुन के साथ आने वाली मूवी, ऋतिक रोशन के साथ एक मूवी, ये सब इसीलिए है बिकॉज शी इज द ओनली एक्ट्रेस जिसका नाम कैरीज वेट इन हिंदी, तमिल and Telugu markets at the same time, which is why what happened in 2025 tells you everything about where Deepika actually stands and उनके पास कितनी पावर है। मई 2025 में संदीप रेड्डी वांगा ने जब उनके वो स्पिरिट से निकाला, रीजंस भी लीक हो गए। दीपिका 20 करोड़ डिमांड कर रही थी, प्लस फिल्म के प्रॉफिट्स में भी शेयर चाहिए था। 6 आवर्स शूटिंग डे, अपने 25 लोगों की टीम के लिए 5 स्टार होटल की अकोमोडेशन। इंडस्ट्री ने रिएक्ट किया हाउ यू वुड एक्सपेक्ट कि दीपिका तो अनप्रोफेशनल है। वांगा ने तो ट्वीट भी करा और फिर दीपिका को तृप्ति डिमरी से रिप्लेस कर दिया। एंड अब पीरियड रिलीज होने पर पता चलेगा कि दीपिका के नाम जितने टिकट्स तृप्ति के नाम से बिकते हैं या नहीं। और फिर सितंबर में जब उनको कल्कि के सीक्वल से निकाला गया तो सेंटिमेंट यही था कि वो दीपिका की डिमांड्स को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे थे। सबटेक्स्ट ये था कि दीपिका को अपनी पहली फिल्म के 20 करोड़ से एक राइज चाहिए था एंड पूरी टीम के लिए अकोमोडेशन, उनका खर्चा प्रोड्यूसर्स ने मना कर दिया। एंड जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी दिन साई पल्लवी को कल्कि के सीक्वल का लीड अनाउंस कर दिया गया है। बट उससे पहले वो गए प्रियंका चोपड़ा पर, फिर आलिया भट्ट का नाम आया, फिर अनुष्का शर्मा का। 5 महीने लग गए 1000 करोड़ की फिल्म को जिसमें प्रभास है, कमल हसन है, अमिताभ बच्चन है अपनी फीमेल लीड ढूंढने में। अब साई पल्लवी अच्छी एक्ट्रेस हैं, बट जब टिकट्स तेलुगु और तमिल सिनेमा के बाहर मुंबई, दिल्ली, लखनऊ में बेचने होंगे तो उनका नाम वो नहीं करेगा जो दीपिका पादुकोण का नाम करता है। कोई भी एक्ट्रेस होती तो 2 फिल्मों से निकाले जाने की ह्यूमिलिएशन के बाद करियर खत्म था, बट दीपिका रिस्पॉन्ड्स विद 2
बिगर फिल्म्स, पहले शाहरुख खान के साथ किंग और फिर एटली डायरेक्टेड फिल्म ऑपोजिट अल्लू अर्जुन। 2 मूवीज जो उन्होंने खोई वो रिप्लेस नहीं करी बल्कि फिल्मोग्राफी ही अपग्रेड कर दी। और फाइनली जब कंट्रोवर्सी एड्रेस भी करी, अगेन नॉट डायरेक्टली, नेवर डायरेक्टली, तो वो करा उस स्टाइल में जो वो 2015 से करती आ रही है। अब जिन डायरेक्टर्स ने उनको रिप्लेस किया, उनको चाहिए एक एक्टर जो हिंदी बेल्ट में फिल्म ओपन कर सके, जिसका इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू हो, जो पॉलिटिकल ड्रामा सर्वाइव कर सके, बड़े स्टार्स के साथ फ्रेम में छोटी ना लगे। एंड दीपिका के अलावा इसकी कोई एक्ट्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो असली सवाल ये नहीं है कि दीपिका एरोगेंट है या नहीं, उसका जवाब तो ऑलरेडी तुमको मिल गया होगा। डायरेक्टर जिन्होंने उनको निकाला, एक्टर जिनके साथ उन्होंने काम किया, उनको खुद को इसका जवाब बहुत अच्छे से पता है। असली सवाल तो ये है कि क्या वो उनकी एरोगेंस है जिसकी वजह से वो आज यहाँ है। एंड इसके 2 जवाब है। पहला, हाँ, दीपिका है एक स्ट्रॉन्ग, एरोगेंट, स्मार्ट जीनियस। जब 2010 के कॉफी विद करण में वो अपने और रणबीर कपूर के साथ ब्रेकअप की बात करती हैं, तो वो प्रेजेंट करती हैं खुद को एज अ विक्टिम ऑफ रणबीर कपूर चीटिंग। 13 साल बाद फिर से उसी शो पर वो अपनी रिलेशनशिप विद रणबीर सिंह को दुनिया के सामने लाती हैं अपने ही तरीके से। ये दोनों इंसान सेम नहीं है, इन दोनों लोगों की कहानी सेम नहीं है, बिकॉज 2010 में बीइंग द वुमेन रॉन्ग्ड बाय रणबीर कपूर गॉट हर सिंपैथी। उनको एक स्टोरी मिली जिससे एक मेसी ब्रेकअप के बाद ऑडियंस उनके लिए रूट कर सकती थी। 2023 में उनकी स्टोरी ऑफ अ डिवोटेड वाइफ, अ मदर हु इज सक्सेसफुल बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स हर एस्पिरेशनल, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रांड, फॉर अ फैमिली ऑडियंस। यही तो चाहिए फॉर द इमेज ऑफ अ 37-year-old बॉलीवुड सुपरस्टार। दीपिका एरोगेंट है, स्मार्ट है, जीनियस है, जिनको नैरेटिव बनाना आता है, जो समझती है कि ऑडियंस को कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, उनको बस एक स्टोरी चाहिए जो अभी के लिए काम करती है। एज लॉन्ग एज वो सही है, पुरानी बातें कोई याद नहीं रखेगा। दूसरा जवाब है कि शायद दीपिका बस लकी है। वो इस पोजीशन में सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके अलावा बाकी सारी एक्ट्रेसेस वॉक्ड अवे। कंगना रनौत पिक्ड फाइट्स दैट शी कुड नॉट विन। कटरीना की फिल्में चलनी बंद हो गई। प्रियंका ने इंडस्ट्री ही छोड़ दी। अनुष्का ने फैमिली चुन ली। एंड बाकी के लोग इतने वीक थे कि दीपिका सर्वाइव बाय डिफॉल्ट। द रियल आंसर दो इज कि दोनों चीजें सही हैं। स्ट्रेटेजी वाली बातें सच हैं, बट वो हुए तब जब बाकी सब खुद को एलिमिनेट कर चुके थे। पर जो चीज इस सबसे ज्यादा सच है वो है कि दीपिका पादुकोण की रियलिटी आज ये है कि वो 40 साल की उम्र में सिर्फ लीड रोल्स में कास्ट होती हैं। वो किसी की माँ नहीं बन रही हैं, रैंडम कैमियोज नहीं कर रही हैं, ओटीटी पर ट्रांजिशन नहीं कर रही हैं। उस सिस्टम में जहाँ 30 के बाद औरतों को अपने से छोटे मेल एक्टर्स की माँ तक बनना पड़ता है, उस सिस्टम को दीपिका ने आंखों में आंखें डाल के देखा और रिजेक्ट कर दिया। एंड आज 18 साल बाद भी सो फार she has been right. अब तुम इसको एरोगेंस बोलो, लक बोलो, सर्वाइवल बोलो, उस बात से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। And that's about the video. Thank you so much for watching it till the end. तुम यहाँ तक आए हो तो तुम्हें हमारी चैनल की और वीडियोस ऐसे डीप लेवल पॉप कल्चर बहुत पसंद आएंगे। स्क्रीन पर दिख रही वीडियोस में इंटरेस्टेड होने क्लिक करो। And I will see you in the next one. Goodbye.